आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर टॉपिक चैप्टर से एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? दोबारा कंस्ट्रक्ट करना, दोबारा बनाना। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा किस चीज़ को बनाएंगे? यहाँ पे दोबारा हम लोग बनाने जा रहे हैं जर्मनी के इकोनॉमी को। चलिए अब सुना जाए ध्यान से। पहले कुछ पिछले क्लासों में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं एक बार, ताकि आप इस वाले टॉपिक में उसको आसानी से कनेक्ट कर पाएँ, है ना। हर चीज़ों को अच्छी तरीके से आप समझ पाएँ। तो पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस प्रकार से नाजी पार्टी 37% वोट अचीव करती है ना। किस प्रकार से नाजी पार्टी लोगों के दिलों पर राज करते हैं, है ना, अच्छे अच्छे वादे कर कर। उसके बाद हिटलर किस प्रकार से लोगों को वादा करता है कि जर्मनी का खोया हुआ सम्मान हम वापस लौटा देंगे, है ना, मतलब कि वापस दिलवा देंगे, ऐसा कुछ करके। ये भी हम लोग को पढ़ चुके हैं। अब इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़े थे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुआ था और भी जो कुछ भी हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जर्मनी का जो इकोनॉमी था कितना नीचे गिर गया था, है ना। पैसा का कमी था, लोग भूखे मर रहे थे, डिप्रेशन था, क्राइसिस था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, रोजगार नहीं था। तो ये सारा क्या है? ये सारा का सारा इकोनॉमी के ऊपर असर डाल रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं जर्मनी का जो इकोनॉमी था, जो स्ट्रक्चर था उसका पूरी तरीके से धाराशायी हो चुका था, मतलब कि नीचे गिर गया था। इसी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि दोबारा उसको किस प्रकार से उठाना है ना, यही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में मेनली हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला हम पहले बता दे रहे हैं। पहला तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर हिटलर ने किस प्रकार से जर्मनी के डूबते हुए इकोनॉमी को ऊपर लाने का कोशिश किया, पहला ये हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे के बैकग्राउंड को। सबसे पहले वाले क्लास में याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था? हेलमत का स्टोरी पढ़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा था और हिटलर के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। सबसे पहले वाला क्लास हमको याद है ना। तो सबसे पहले वाले क्लास में हम लोग यही चीज़ पढ़े थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा ये तो हम लोग जान चुके हैं अपने पहले वाले क्लास में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, हिटलर का क्या योगदान है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये भी आपको इसी टॉपिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला वही पार्ट हमारा होगा कि किस प्रकार से डूबते हुए इकोनॉमी को हिटलर ने, जर्मनी के डूबते हुए इकोनॉमी को किस प्रकार से हिटलर ने किनारे ला दिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किनारे लाया कि नहीं लाया, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए, हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हेल्मर सैट। इसको आप थोड़ा सा कुछ और इसका प्रोनाउंसिएशन आपसे हो सकता है कि मेरे से ही गलत हो जाए। हेल्मर सैट, कुछ भी आप इसको बोल दीजिए, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा इंग्लिश नेम है तो हम लोग इंडियन है तो थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। आगे बढ़ते हैं फिर। तो जर्मनी का इकोनॉमी ऊपर लाने का जिम्मेदारी हिटलर ने किसको दिया? हेल्मर सैट को दिया, ठीक है। अब ये हेल्मर सैट कौन था? जर्मनी का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था। इकोनॉमिस्ट का मतलब ये हो गया कि किस प्रकार से देश दुनिया को चलाया जाए, इसके पास पूरा नॉलेज था, है ना, हेल्मर सैट के पास। तो हेल्मर सैट जर्मनी का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था। इनको हिटलर ने पकड़ा, बोला कि देखिए भाई साहब, हिटलर का जो इकोनॉमी है ना डूब रहा है, तो इसको ऊपर करने का जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। और हिटलर जो एक बार बोल दिया उसको कोई नकार नहीं सकता है ना। नो तो उसको सुनना था ही नहीं। तो कहा कि ठीक है, हम हिटलर के बातों को मानेंगे, यानी कि आपके बातों को हम मानेंगे और जर्मनी के इकोनॉमी को हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था जर्मनी के इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने का, सुधारने का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से हिटलर ने हेल्मर सैट को दे रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हेल्मर सैट एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। अब चूंकि भाई अब आप हेल्मर सैट को पूरा जिम्मेदारी दे दिए हैं इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने का, तो हेल्मर सैट क्या चाहते हैं? हेल्मर सैट चाहते हैं कि जर्मनी में पूरी तरीके से प्रोडक्शन हो, यानी कि फुल प्रोडक्शन हो, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पे अंधाधुन मतलब जिस भी चीज़ की कमी है उसका यहाँ पे प्रोडक्शन हो। ये सब कुछ हेल्मर सैट चाह रहा था। तो हेल्मर सैट का
एम था कि जर्मनी में प्रोडक्शन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, है ना, यानी कि सामानों को किस प्रकार से यहाँ पे बनाने का जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए कैसे, ये उनका एम था। साथ ही साथ इनका ये भी एम था कि जर्मनी में रोजगार क्रिएट किया जाए, सबसे बड़ा तो यही चीज़ था, है ना, क्योंकि यूथ लोग गले में पट्टा बांध ले रहा है, जाके रोडों पे ताश खेल रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी को कर रहा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इनका ये कहना था कि सबसे पहले जर्मनी में 2 चीज़ों के फील्ड में सुधार किया जाए, पहला प्रोडक्शन के मामले में, दूसरा एम्प्लॉयमेंट के मामले में, ठीक है। तो इनका ये मकसद था। और ये सारा कुछ वो कैसे करना चाहते थे, हेल्मरसैट ये सारा कुछ कैसे करना चाहते थे, वो चाहते थे ये सब काम स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के तहत। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, इसका मतलब ये हो गया, देखिए स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब हो गया गवर्नमेंट। तो हिटलर जो है, चूँकि हिटलर अभी गवर्नमेंट में है, सरकार में है वो जर्मनी का, तो हिटलर के पास जो पैसा कौड़ी धन संपत्ति जो है उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, ऐसा कहना था किसका, हेल्मरसैट का। क्योंकि देखो हेल्मरसैट भाई तो केवल एक इकोनॉमिस्ट है ना, वो आपको सुझाव दे सकता है कि ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है कि सारा जिम्मेदारी वही ले लेगा, नहीं, वो केवल एडवाइस दे सकता है। लेकिन करना किसके पैसों से था, हिटलर के पैसों से, यानी हिटलर का पैसा नहीं कीजिए, नहीं कहिए, मेनली उसके गवर्नमेंट का पैसा कहिए, नाजी पार्टी का। समझ में आ गया, चलिए। क्योंकि देखो कंट्री में यदि कोई बड़ा बदलाव होता है ना, तो कोई इंसान अपने पॉकेट से नहीं लगाता पैसा, गवर्नमेंट लगाती है। जैसे मान लीजिए यदि बिहार में कोई एक हाईवे बनाना हो, नेशनल हाईवे, तो ये क्या ये कोई आदमी जाके पैसा देगा क्या, हालांकि होता पैसा आदमी का ही है, टैक्स वाला, है ना, लेकिन गवर्नमेंट अपना पैसा देती है ना, ये चीज़ था। तो ये सारा काम किससे होना था, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम से होना था, लेकिन कि जो गवर्नमेंट का फंड है उसी से होना था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वोल्क्सवैगन। समझिए अब ध्यान से यहाँ पे, तो जो गवर्नमेंट का पैसा था, यानी कि नाजी पार्टी का जो समय पे पैसा था, उसको इस्तेमाल करके जर्मनी में एक सुपर हाईवे बनाया गया। सुपर हाईवे देखो, एक होता है हाईवे में गाड़ी ना बहुत तेज़ी भागता है, वहाँ पे ट्रैफिक जल्दी लगता नहीं है, और एक होता है सुपर हाईवे, मतलब कि वहाँ पे ट्रैफिक का तो गुंजाइश ही नहीं है ना। नहीं था ना, नाजी के पार्टी के पास था ना पैसा। अब देखो ये दौर ऐसा है जहाँ पे कि इकोनॉमी को रिकवर किया जा रहा है, लेकिन इतना भी तो जर्मनी अभी डूबा नहीं है कि पूरी तरीके से इसका कंगाल हो गया होगा, इतना भी नहीं है। हाँ ये बिल्कुल है कि इसको पूरी तरीके से निचोड़ लिया गया था, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के पास पैसा था, है ना, इसके पास रिसोर्स अभी भी है, इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो अब जर्मनी के जो हिटलर थे, जो नाजी पार्टी था मेनली, उसके पैसों से पहला सुपर हाईवे बनाया गया। अच्छा जरा आप सोच के बताइए कि सुपर हाईवे क्यों बनाया गया होगा। सुपर हाईवे इसलिए बनाया गया था ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन जो होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाए, अच्छी तरीके से हो पाए। क्योंकि देखो केवल प्रोडक्शन से होता नहीं है, आप दुनिया भर का सामान अपने देश में बना लीजिए, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है, लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहा, तो उसका क्या फ़ायदा, है ना। तो सुपर हाईवे बनाया गया ताकि यहाँ पे जाम कम लगे, कम समय में ज़्यादा काम हो पाए, ठीक है। उसके साथ ही साथ एंड द पीपल्स कार द वोल्क्सवैगन, इसके साथ ही साथ यहाँ पे इस प्रकार का माहौल बना दिया गया, लोगों के सामने ऐसा रोजगार क्रिएट कर दिया गया सरकार के पैसों के द्वारा कि अब हर इंसान जर्मनी में चलने वाला गाड़ी जिसका नाम था वोल्क्सवैगन वो खरीद सकता था। एक आपको हम पिक्चर दिखाना चाहेंगे पेज नंबर 59 में। पेज नंबर 59 में फिगर नंबर 10 देखिए, एक आदमी कार के अंदर है जो कि कार को चला रहा है, और एक आदमी कार के थोड़ा सा रूफ से बाहर वो झांक रहा है और वो थोड़ा सा एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा है। वो ये दिखा रहा है, उसके देखिए उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सच पोस्टर सजेस्टेड दैट ऑनिंग अ कार वाज नो लॉन्गर जस्ट अ ड्रीम फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर। ये दिखा रहा है कि हिटलर यानी कि नाजी पार्टी के पैसों से, यानी कि गवर्नमेंट के पैसों से सरकार इस प्रकार से काम करेगी, यहाँ पे इस प्रकार से रोजगार देगी कि हर वो गरीब से गरीब इंसान अब कार को अफोर्ड कर पाएगा, ठीक है। यही पिक्चर का दर्शाने का मकसद था। और ये जो कार यहाँ पे दर्शाया गया है ना, उस समय पे वोल्क्सवैगन था जो कि जर्मनी में चलने वाला प्रसिद्ध कार था, ठीक है। और अच्छा ये आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्क्सवैगन क्या दर्शाना चाह रहा है, वो ये दर्शाना चाह रहा है कि गवर्नमेंट के फंड से
गवर्नमेंट ऐसा रोजगार वहाँ पे क्रिएट करेगा, ऐसा सिचुएशन वहाँ पे लाएगा जर्मनी के लोगों के लिए कि गरीब से गरीब वर्कर भी कार को अफोर्ड कर पाएगा, है ना। आज भी हमारे इंडियन समाज में, इंडिया में एक कार को अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो यहाँ पे काम इसी के ऊपर चल रहा था कि ऐसा कुछ रोजगार का साधन क्रिएट किया जाए लोगों के लिए, जर्मनी के लोगों के द्वारा, जर्मनी के लोगों के लिए, कि गरीब से गरीब लोग भी कार को अफोर्ड कर पाए। समझ में आ गया बात। कार का प्राइस यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन इस प्रकार से रोजगार क्रिएट किया जाए कि वो उसके पास रोजगार डेली चलेगा, अपना धन संपत्ति उनके पास आएगा, पैसा आएगा, तो वो कार को भी अफोर्ड कर पाएगा। ऐसा यहाँ पे इनका कहने का मैसेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मोटा मोटी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अब काम किसके ऊपर चल रहा है, जर्मनी के इकोनॉमी को सुधारने के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, रोजगार के ऊपर काम चल रहा है, प्रोडक्शन के ऊपर काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर। हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी, लाइक हिटलर पुल्ड आउट हिज कंट्रीज नेम यानी कि जर्मनी फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस इन 1933 एंड रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। सुनिए अब ध्यान से। एक फॉरेन पॉलिसी था, फॉरेन पॉलिसी का नाम क्या था? लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशंस। ये लीग ऑफ नेशंस क्या था? लीग ऑफ नेशंस मेनली कुछ कंट्री का ग्रुप था, कुछ कंट्री का ग्रुप था जो ये कहता था कि मुसीबत के समय में हम आपका साथ देंगे। ठीक है, और उस लीग ऑफ नेशन में जर्मनी भी उसका हिस्सा था। समझ रहे बात को क्या कह रहे हैं? सुनिए ध्यान से। तो जर्मनी जो है ना, धीरे धीरे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी सक्सेस पता चला गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये फॉरेन पॉलिसी क्या है ना। फॉरेन पॉलिसी का सबसे पहला नाम यहाँ पे है लीग ऑफ नेशंस। मतलब लीग ऑफ नेशन एक ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग कंट्री का ग्रुप था, कुछ कंट्री का ग्रुप था जहाँ पे कि ये समझौता किया गया था कि किसी भी कंट्री को जो कोई भी मदद का जरूरत पड़ेगा अब, तो हर कंट्री उसके खिलाफ उसके साथ जाएगा, उसका मदद करेगा, है ना। उसमें नाम किसका था? जर्मनी का था। तो जर्मनी का जो पावरफुल रूलर था उस समय पे हिटलर ने क्या किया? लीग ऑफ नेशन से अपना नाम पीछे हटा लिया। बोला कि हमको इसमें नहीं रहना है, हमको इसमें नहीं रहना है, हमको इससे इन सब से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे ही ये बाहर निकला उस लीग ऑफ नेशन से, वैसे ही इन्होंने अपने राइन लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब कि जो राइन लैंड, याद कीजिए ट्रीटी ऑफ वर्सेल में जर्मनी ने खो दिया था। याद कीजिए राइन लैंड कितना मशहूर था अपने रिसोर्सेस के लिए, है ना। उस राइन लैंड को दोबारा जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया। लेना भी चाहिए था क्योंकि इसका खुद का अपना पार्ट था, है ना। सही किया यहाँ पे हिटलर ने, यहाँ पे तो अच्छा काम किया इन्होंने। तो जर्मनी का जो पार्ट था राइन लैंड, वो जो छीन लिया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेल के द्वारा, हिटलर ने उसको दोबारा ले लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। वो भी कब? 1936 में। आगे ये 1938 जस्ट उसके 2 साल बाद 1936 में उन्होंने किसको हथियाया? राइन लैंड को हथिया लिया। उसके बाद 2 साल बाद 1938 में हिटलर इंटीग्रेट ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। इसके साथ ही साथ, अच्छा हिटलर कहाँ से बिलोंग करता था मालूम है? कहाँ से? ऑस्ट्रिया से। तो अपने जन्म स्थान को हिटलर कैसे भूल सकता है ना। तो जर्मनी का जो राजा था उस समय पे, राजा नहीं कीजिए डिक्टेटर कही, है ना, जो हिटलर था उस समय पे, तो हिटलर ने क्या कर लिया? अपने जन्म स्थान वाले जगह को यानी कि ऑस्ट्रिया को भी किसमें मिला लिया? जर्मनी में मिला लिया। कौन बोल सकता उसके खिलाफ है? बहुत पावरफुल था, चुपचाप उसको अंदर में मिला लिया। लेकिन वहाँ पे जब मिलाया उन्होंने, तो स्लोगन क्या दिया मालूम है? स्लोगन उन्होंने दिया कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो है अब वन पीपल होंगे, वन एम्पायर होंगे और वन लीडर होंगे। यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के लोग एक ही हैं, एक ही एम्पायर है, सारे आपस में मिले जुले हैं, है ना। और उसका एक ही लीडर है, वो भी कौन? हिटलर। समझ रहे बात को? यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं आप धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपको मालूम चलेगा अभी। ठीक है ना, चलिए सुनिए अब ध्यान से। तो 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को भी अपने अंडर में ले लिया और स्लोगन क्या दिया उस समय पे? वन पीपल वन एम्पायर और वन लीडर, और लीडर वो खुद था। हिटलर एक्वायर्ड जर्मन स्पीकिंग स्वीडेंटेन लैंड फ्रॉम जिकोस्लाविकिया। ये एक जिकोस्लाविकिया जो है ना, एक छोटा सा हमारा कंट्री ही था कह लीजिए आप,
यूरोपियन कंट्री था। यूरोपियन कंट्री में ये जो जिको स्लाविकिया है उसमें एक जर्मन स्पीकिंग छोटा सा एरिया था जिसका नाम था स्वीडेंटन लैंड। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुनिए, जर्मनी के जस्ट बगल में यदि आप मैप देखना चाहें ना तो आप मैप देख सकते हैं पेज नंबर 59 का। पेज नंबर 59 में जर्मनी के ईस्ट साइड में देखिए स्लोवेकिया नाम करके छोटा सा कंट्री है ना, उसी का पूरा नाम क्या है, क्या लिखा हुआ, इतना हार्ड वर्ड है ना, जिकोस्लाविकिया आप कह लीजिए, है ना, उसी का नाम यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है स्लाविकिया। ठीक है, तो स्लाविकिया कंट्री में छोटा सा एक ऐसा एरिया था जहाँ पे के लोग जर्मनी बोलते थे, यानी कि जर्मन लोग मतलब जर्मन नहीं, मतलब जर्मन लैंग्वेज वहाँ के लोग बोलते थे। उस जगह का नाम क्या था, स्वीडेंटन लैंड। और ये स्वीडेंटन लैंड कहाँ पे पड़ता था, जिकोस्लाविकिया में पड़ता था। तो हिटलर ने चाहा ना कि यहाँ के लोग जो है ना जर्मन बोलते हैं, तो क्यों ना इसको भी अपने अंदर में कर लिया जाए। समझ रहे बात को। तो आप देखिए यहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी के जस्ट नीचे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को अपने अंदर में ले लिया पहले वो, उसके बाद वो किसको अब लेना चाह रहा है, स्वीडेंटन लैंड को, स्वीडेंटन लैंड को, क्योंकि स्वीडेंटन लैंड के लोग क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। अभी सुनो तो पहले वो भी आएगा बाद में, उसको भी पूरा अंडर मिलेगा, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए कि स्वीडेंटन लैंड के ऊपर यानी कि स्वीडेंटन लैंड के लोग जो थे वहाँ के लोग जर्मन बोलते थे। और चूंकि हिटलर को लगा ना कि यार ये लोग जर्मन बोलता है, इसको अपने अंडर में ले लिया जाए, ये हमारा लोग बन जाएगा फिर, है ना, हम भी जर्मन ये भी जर्मन, तो इसको अंडर में ले लिया जाए। तो उसको अपने अंडर में ले लिया स्वीडेंटन लैंड को। लेकिन बाद में लेटर ही एक्वायर्ड इंटायर जिकोस्लाविकिया, लेकिन बाद में जो है ना ये पूरा का पूरा कंट्री को अपने अंदर में ले लिया। समझ रहे बात को। तो अब इसके अंदर में कौन कौन सा एरिया आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, जो आप मैप में देख पा रहे होंगे, स्लोवेकिया आ गया, यानी कि चेकन स्लोवेकिया आ गया, दोनों आ गया इसके अंदर में। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो लालच था ना एक प्रकार से हिटलर का लालच, देखो मेनली जो है ना हिटलर जो है ना मेनली इस प्रकार से था कि हिटलर चाहता था कि जर्मनी को सुपर पावर बना दिया जाए, इसके साथ ही साथ इसका जो कंट्रोल है ना पूरा यूरोप पे हो जाए। इसीलिए इसका माइंडसेट ना पूरा इसी डायरेक्शन में हमेशा काम करता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जर्मनी हैड अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ से जो है ना सुनिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड ट्रीटी ऑफ वर्सेल वाज टू हार्श फॉर जर्मनी। यहाँ पे ना थोड़ा बहुत सिंपैथी दिखा रहा था जर्मनी को लेकर, कौन, इंग्लैंड। तो जो जर्मनी ने रायन लैंड को कब्जा किया, ऑस्ट्रिया को अपने अंदर ले लिया, जिकोस्लाविकिया को अपने अंदर ले लिया, तो इनको लग रहा था ना इंग्लैंड को लग रहा था कि जो हिटलर कर रहा है ना अभी फिलहाल वो ठीक कर रहा है, क्योंकि इनको ट्रीटी ऑफ वर्सेल में बहुत कुछ खोना पड़ा है ना। तो आप कह सकते हैं कि अनस्पोकन सपोर्ट जो है ना इंग्लैंड वाला दे रहा था किसको, जर्मनी को। अनस्पोकन सपोर्ट का मतलब समझ रहे हो, कुछ बोलना नहीं लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होना कि हम आपके साथ हैं, है ना, ऐसा था। लेकिन हाँ हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी तरीके से उनका साथ जर्मनी को नहीं दे रहा था। मतलब कि इंग्लैंड जो है ना वो सोच रहा था कि ठीक है जो हिटलर कर रहा है वो ठीक है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल में जर्मनी को बहुत कुछ खोना पड़ा था, है ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल में बहुत कुछ खोना पड़ा था। तो इंग्लैंड को लग रहा था कि ठीक है जो कर रहा है ना अभी वो ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से जर्मनी का साथ इंग्लैंड नहीं दे रहा था। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है अनस्पोकन सपोर्ट, कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन ऐसा फिर भी लग रहा है कि ये हमारे साथ है, लेकिन कंप्लीटली साथ नहीं था, बाद में आपको मालूम चलेगा। ठीक है, किसमें, ये मैप में जो ग्रीन कलर दिया हुआ है ना, हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल हल्का फल्का, पूरा नहीं लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। तो जर्मनी का तो यही आदत था ना शुरू से कि दूसरे कंट्री पे हमला करना है, उसको अपने अंडर में ले लेना है, अपने एरिया ऑफ कंट्रोल को बढ़ाना है, यही चीज़ था इसमें। तो जर्मनी धीरे धीरे ऑस्ट्रिया को अपने अंडर में लिया, जिकोस्लाविकिया को अपने अंदर ले लिया, रायन लैंड को अपने अंदर ले लिया। रायन लैंड तो खैर उसका अपना खुद का हिस्सा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसको जो है ना अनस्पोकन सपोर्ट इंग्लैंड दे रहा था, लेकिन कंप्लीटली सपोर्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि बाद में जो है ना इंग्लैंड इसके खिलाफ हो जाता है। इसलिए हम इसको आपको ये चीज़ पहले बता देना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि दूसरे कंट्री को जीतने के लिए इंग्लैंड उसको सपोर्ट कर रहा था, बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हेल्मर सैट
advised Hitler not to invest huge money on army, war, etc. because Germany still ran on deficit financing. याद कीजिए, जर्मनी में हिटलर ने इकोनॉमी को सुधारने का जिम्मेदारी किसको दिया था? हेल्मर सैट को दिया था, है ना। तो हेल्मर सैट अब क्या करते हैं, इतना कुछ होने के बाद जब जर्मनी ने यानी कि हिटलर ने ऑस्ट्रिया को अपने अंदर में ले लिया, जुगोस्लाविया को अपने अंदर में ले लिया, इसके बाद जो है ना, अब जो कि देखो ऑस्ट्रिया को अपने अंदर लिया, जुगोस्लाविया को अपने अंदर लिया, तो वार तो लड़ना पड़ा होगा ना, कि ऐसे गया होगा, कहा होगा उसके राजा को कि भाई चलो तुम मेरे अंदर में आ जाओ, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, वहाँ पे लड़ाई लड़ना पड़ा होगा। तो अब यहाँ पे सामने आते हैं दोबारा कौन? हेल्मर सैट, जिसको कि जर्मनी की इकोनॉमी को सुधारने का जिम्मेदारी हिटलर ने दिया था। हेल्मर सैट कहते हैं ना हिटलर को कि देखिए हिटलर साहब, अभी जो है ना जर्मनी फिलहाल क्राइसिस में ही जी रहा है ना, अभी भी जर्मनी में पैसे का कमी है, तो अभी आप फिलहाल जो है ना ये सब जो आप लड़ रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वॉर में ना पैसा बहुत ज़्यादा जर्मनी का जा रहा था। देखो हेल्मर सैट ना बहुत अच्छा आदमी था, इकोनॉमिस्ट था, ज्ञानी आदमी था, तो इनको मालूम था। नहीं सुनो तो पहले क्या होता है, इतना पहले सुनो, हेल्मर सैट के पीछे क्या होता है अभी हम बताएंगे, लिखा हुआ है नोट्स में, सर कुछ है, बुक में भी है। तो हेल्मर सैट हिटलर को कहता है कि हिटलर साहब देखिए, आपने जिम्मेदारी दिया है हमको इकोनॉमी को सुधारने का, लेकिन आप अंधाधुन पैसा खर्च करते जा रहे हैं अपने वॉर में, है ना, आर्मी में एकदम अंधाधुन पैसा खर्च करने जा रहे हैं। तो हेल्मर सैट कहता है हिटलर से कि इसको प्लीज़ आप थोड़ी देर बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी जर्मनी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, अभी भी जर्मनी में पैसे का कमी है। अब गुस्सा आ जाता है हिटलर को, है ना। देखो हिटलर को ना दो चीज़ सुनना बड़ा मतलब उसके बर्दाश्त के बाहर था। पहला नो, और दूसरा उसके खिलाफ कोई कुछ बोल देता, है ना। अब हुआ क्या, देखिए ध्यान से, देयर वॉज नो प्लेस फॉर कॉशियस पीपल इन नाजी जर्मनी, सो हेल्मर सैट हैड टू लीव। अब हिटलर को जो है ना जरा सा भी पसंद नहीं था कि कोई उसको एडवाइस दे, चेतावनी दे समझ रहे बात को। तो अब ये जो था हेल्मर सैट मेनली उसको चेतावनी दे रहा था ना कि हिटलर साहब यदि आप वॉर लड़िएगा, आर्मी में इतना पैसा खर्च कीजिएगा, तो आपका इकोनॉमी कैसे रिकवर होगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिलहाल आप आर्मी के ऊपर और वॉर लड़ने के ऊपर पैसा को खर्च कम कीजिए, है ना। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ किसको? हिटलर को। बड़ा ईगो वाला आदमी था वो, है ना, उसका ईगो हट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, हेल्मर सैट को हटा दिया, बोला जाओ तुम्हारा काम खत्म, इकोनॉमी हम लोग अपने बाद में अपने सुधार लेंगे, तुम जाओ, बड़ा तुम बकर बकर कर रहा है ना। तो इसको हटा दिया। सोचो जो आदमी इकोनॉमी को सुधारने वाला था, आइडिया देने वाला था, एडवाइस देने वाला था, उसी को हिटलर ने हटा दिया। इसलिए हटाया क्योंकि उसका ईगो हट हो गया। किसका? हिटलर का। उसको लगा कि ये आदमी हमको कैसे एडवाइस दे सकता है, हम दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं, पूरे जर्मनी को हम चला रहे हैं और ये हमको एडवाइस दे रहा है ना। तो उसका ईगो हट हो गया, उसको हटा दिया, बोला जाओ तुम्हारा काम खत्म, टाटा बाय बाय। आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से जर्मनी में जो इकोनॉमी सुधारने का जिम्मेदारी था हेल्मर सैट का, वो खत्म हो गया, है ना। अब इकोनॉमी का क्या होगा आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हिटलर चोज वॉर टू गो आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। और यहीं पे जो हिटलर का है ना सबसे बड़ा मिस्टेक आपको समझ में आएगा। हिटलर को लगा था ना, हिटलर को लग रहा था कि जर्मनी को पावरफुल तो बनाना है, इसके साथ ही साथ हमको पूरा यूरोप पे रूल करना है ना। और जर्मनी के पास जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये यदि हम पूरा कर सकते हैं तो केवल और केवल वार के दम पे, युद्ध के दम पे। मतलब कि हिटलर का मानसिकता देखो, हिटलर चाहता था कि जर्मनी का जो इकोनॉमी है वो रिकवर हो जाएगा, मात्र केवल और केवल एक ही तरीके से हो सकता है, वो भी कौन? वॉर। लड़ाई लड़ेंगे, दूसरे के ऊपर कब्जा करेंगे, उसका रिसोर्स हथिया लेंगे, कंट्री हथिया लेंगे, पैसा कौड़ी सब कुछ हथिया लेंगे, और हमारे जर्मनी का इकोनॉमी जो है वो रिकवर हो जाएगा उसके पैसे से, है ना। यही सबसे बड़ा भूल था किसका? जर्मनी के, हिटलर का। देखो कभी भी ना वार से किसी भी कंट्री का भलाई नहीं हुआ है, किसी भी कंट्री का वार से भलाई नहीं हुआ है, बल्कि उसमें पैसा बहुत खर्च होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। एक गोला बारूद बनाने में ना लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं, है ना। यदि एक रॉकेट दागना था तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। यही चीज़ गलत सोचना था किसका? हिटलर का। उनको लग रहा था ना कि जर्मनी का जो इकोनॉमी है वो यदि रिकवर हो सकता है तो केवल केवल एक ही वजह से, वॉर की वजह से। हमला करेंगे दूसरे पे, उसको जीत लेंगे, उसका पैसा ले लेंगे, उसके ऊपर अपना कंट्रोल पे जमा लेंगे और उसके पैसे से जर्मनी का इकोनॉमी रिकवर कर लेंगे, सुधार लेंगे। ये सबसे बड़ा उसका भूल था। अब हुआ क्या? इसके वजह, इसी के कारण
सो इन सितंबर 1939 जर्मनी अटैक्ड पोलैंड। अब देखिए, अब आप धीरे धीरे इंटर हो रहे हैं किसको समझने के लिए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझने के लिए। सुनिए मेरे बात को अब ध्यान से। सबसे पहला वाला क्लास आप याद कीजिए, उसमें कौन था? एक अलाइज पावर था और एक एक्सिस, एक अलाइज पावर और एक एक्सिस पावर था। तो उसमें जो कंट्री है ना, अलाइज पावर में जो कंट्री थे और जो एक्सिस पावर में कंट्री थे, वो मुख्य कंट्री थे, मेजर कंट्री थे। लेकिन अब जो यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ मेजर कंट्री भी है और कुछ छोटे मोटे कंट्री भी इसमें शामिल हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ और कंट्री पढ़ाया था, इसमें तो कुछ और कंट्री लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमने एक और बात कहा था कि ये कुछ मुख्य कंट्री हैं, इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, इसके साथ साथ छोटे मोटे कंट्री और भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगे हुए थे। ठीक है, इस चीज़ से आप एग्री करते हैं? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप समझने जा रहे हैं कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कहाँ से और कैसे हुआ, यहीं से समझिए आप। तो हिटलर का मानना था कि जर्मनी के इकोनॉमी को यदि रिकवर करना है तो वॉर लड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने सितंबर 1939 में किस पे हमला किया? पोलैंड पे हमला किया। किसने? जर्मनी ने, यानी कि हिटलर ने पोलैंड पे हमला कर दिया। फ्रांस एंड इंग्लैंड। अच्छा एक बात और, अभी फिलहाल आप इंग्लैंड को क्या समझेंगे? यूनाइटेड किंगडम समझेंगे, है ना? क्योंकि आपको अब देखिए पेज नंबर 59 में आपको इंग्लैंड कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। देखिए आप सभी कोई अभी थोड़ा फिलहाल अपने मैप को ध्यान में दीजिए, क्योंकि मैप से हम बहुत कुछ अभी बताने वाले हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी पेज नंबर एनसीईआरटी का 59 खोल लीजिए, उसमें एक मैप दिया हुआ है जिसमें कि बहुत सारे कंट्री का जिक्र किया गया है। सुनिए ध्यान से। यहाँ पे इंग्लैंड जब भी हम वर्ड बोले ना तो आपको क्या समझना है? यूनाइटेड किंगडम समझना है। और मैप में देखिए जर्मनी के वेस्ट साइड में ऊपर में नॉर्थ में आप मेनली देख लीजिए, नॉर्थ इसको कंप्लीटली नहीं कह सकते हैं, वेस्ट कह लीजिए आप इसको, है ना? यूनाइटेड किंगडम नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, है बिल्कुल है। तो अब जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया तो फ्रांस और इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम ज्वाइन हो गया किसके साथ? पोलैंड के साथ, मदद करने के लिए। ठीक है, फॉर सपोर्ट अगेंस्ट जर्मनी। सुनिएगा ध्यान से, यही चीज़ आपको लेके चलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्री हमने आपको बताया था अलाइज पावर में और एक्सिस पावर में, वो कंट्री मेजर कंट्री थे, लेकिन उसके पीछे छोटे मोटे कंट्री और थे, है ना? उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको, तो समझिए इस चीज़ को। तो जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया तो पोलैंड का मदद करने के लिए कौन आ गया आगे? फ्रांस और इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम। कहाँ से? किधर से? वेस्ट साइड से। देखिए ऊपर से आया यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस आ गया नीचे से। समझ में आ गया? किसका मदद करने के लिए? पोलैंड का मदद करने के लिए। और पोलैंड आपको किधर नजर आ रहा है बताइए जल्दी? जर्मनी के ईस्ट साइड में नजर आ रहा है आपको। तो जब जर्मनी ने हमला किया पोलैंड पे तो पोलैंड बेचारा कमजोर था, तो उसका मदद करने के लिए फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बदले में क्या हिटलर चुप रहेगा? हिटलर चुप नहीं रहेगा। चलिए अब होता क्या देखिए। इन सितंबर 1940 अ ट्रिपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान टू सपोर्ट जर्मनी अगेंस्ट फ्रांस, इंग्लैंड एंड पोलैंड। अब यहाँ पे जब पोलैंड का मदद करने के लिए सामने कौन आया था? फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड आया था। तो जर्मनी का मदद करने के लिए कौन आ गया? इटली और जापान। इटली, जापान और फ्रांस के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, मतलब कि एक एग्रीमेंट कह लीजिए आप। उसका नाम क्या था? ट्रिपार्टाइट पैक्ट। ट्राई का मतलब समझ में आता है आपको? तीन, और यहाँ पे तीन कंट्री है ना, जर्मनी, इटली और जापान, इसीलिए इनका नाम पड़ा था ट्रिपार्टाइट पैक्ट। और अब यहाँ पे ट्रिपार्टाइट पैक्ट में तीन मेजर कंट्री थे, जर्मनी, इटली और जापान। इधर से ये तीनों थे और उधर से कौन कौन था? पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अब यही दोनों को आप थोड़ा सा यदि देख लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइज पावर और एक्सिस पावर में कौन था, आपको मालूम चल जाएगा, है ना? सबसे पहला वाला क्लास याद कीजिए आप, उसमें आपको इन सभी में से कुछ ना कुछ कंट्री मिल ही जाएगा। जो कंट्री नहीं मिलेगा क्या समझ लीजिएगा? बहुत छोटा सा कंट्री था, बहुत पावरफुल में वो कम था, है ना? इसलिए उसका नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जल्दी लिया नहीं जाता है। तो यहाँ पे अब आपके सामने दो अलग ग्रुप बट गया।
पहले ग्रुप में हो गया हमारा पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप में कौन हो गया, ट्रिपाइटाइट पैक्ट के तहत कौन कौन, जर्मनी, इटली और जापान, इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध होने वाला था और यही बाद में चल के क्या बनता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पोलैंड का मदद करने के लिए उधर से आ गया इंग्लैंड वाला, फ्रांस वाला, जर्मनी का मदद करने के लिए इटली वाला आ गया, जापान वाला आ गया। क्या नाम था पैक्ट का, ट्रिपाइटाइट पैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सपोर्टर ऑफ नाजी जर्मनी वेयर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप विच आर अंडर हिटलर। जहाँ जहाँ पे हिटलर ना कब्जा करता था ना, सुन ध्यान से, हिटलर जहाँ जहाँ भी कब्जा करता था, जिस जिस जगह पर, वहाँ पे ना अपने सपोर्टर को रख देता था। देखो हिटलर ना बड़ा चालाक आदमी था, उसको ना अपने पार्टी के अलावा किसी दूसरे आदमी पे विश्वास ही नहीं था, क्या पता बाद में हमें के ऊपर अटैक कर दे, है ना। तो उसको अपने पार्टी के अलावा किसी के ऊपर विश्वास नहीं था, उसके पार्टी के अंदर जो काम करते थे ना उसी के ऊपर उसको विश्वास होता था, उसके अलावा किसी को नहीं। तो जर्मनी जो हिटलर कहाँ जहाँ जहाँ वो जगह को जीतता था, जहाँ पे हमला किया, जीत लिया, अपने अंडर में वो एरिया ले लिया, वहाँ पे अपने नाजी पार्टी के आदमी को रखता था कि तुम यहाँ पे रूल करो, है ना, रूल करो, वहाँ पे अपने आदमी को रखता था। आगे बढ़ते हैं। फिर by the end of 1940 हिटलर वाज एट पीक ऑफ हिज पावर। 1940 आते आते तक हिटलर के पास पावर बहुत तगड़ा वाला हो गया था, क्योंकि इसके पास इटली था और साथ ही साथ जापान भी था। जापान भी उस समय पे हथियार उस समय कम नहीं था, बहुत आगे था। हाँ, शादी हो गया था भाई, बाल बच्चा वाला आदमी था ये, है ना। इसीलिए तो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वैसे वो फैमिली के साथ साथ अपने आप भी सुसाइड कर लेता है। फैमिली भी, उसका फैमिली, बाल बच्चा सब था उसके पास, समझे। तो अपने तो मारा ही, बोला कि देखो बेटा हम तो मर जाएंगे, तुम लोगों को ये सब जिंदा नहीं छोड़ेगा, है ना। टॉर्चर कर करके मारेगा, जैसे हम लोग मारते थे सबको। तो चलो हम तुमको पहले गोली मारते हैं, बाद में हम खुद मर जाएंगे, तो सबको मार दिया था, आगे मिलेगा। और हालांकि याद कीजिए, हम पहले वाले क्लास में भी आपको बताए थे कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, है ना, तो अलाइज पावर के डर से उन्होंने अपने कुछ मिनिस्टर के साथ साथ, उसके फैमिली के साथ साथ, अपने फैमिली के साथ साथ खुद भी सुसाइड कर लिया था, गोली मार लिया था अपने आप को, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो 1940 आते आते तक, अच्छा एक बात याद करो, जो भी हम लोग अभी टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, चाहे वो 1939 का हो, 1940 का हो, ये कौन सा टाइम पीरियड है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है ना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, चलिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही चल रहा है हम लोगों का। तो 1940 आते आते तक हिटलर अपने पावर के चरम सीमा पे था, बहुत पावर इसके पास आ चुका था, बहुत अलग अलग जगह को ये अपने अंडर में ले चुका था, इसको इटली और जापान का सपोर्ट भी था, तो बड़ा घमंड हो गया था इनको। आगे बढ़ते हैं। फिर नाउ हिटलर वांटेड टू कॉन्क्योर ईस्टर्न यूरोप। अब जो है ना, हिटलर चाह रहा था कि यूरोप के ईस्ट वाले साइड को कंट्रोल में लाया जाए, ईस्ट वाले साइड को। और ईस्ट वाले साइड में हमारा कौन कौन आता है, ईस्ट वाले साइड में हमारा आता है रसिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्टेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। और ये जो भी काम कर रहा था ना, इसके पीछे हिटलर का क्या मकसद था, मकसद ये था कि हमारे पास पावर ज़्यादा आए, है ना, लोगों को, हमारे जर्मन के लोगों को खाने पीने का कभी कमी ना हो, है ना, लोगों को रहने, हमारे जर्मनी के लोगों को खास करके रहने के लिए जगह ज़्यादा मिले, जगह, और ज़्यादा जगह कब मिलेगा, जब हिटलर लोगों पे कब्जा करेगा तभी ना, है ना। तो पूरी तरीके से जो हिटलर था ना, काम कर रहा था केवल और केवल जर्मनी के लोगों के लिए, है ना, उसके अलावा किसी के ऊपर वो कोई दया माया नहीं कर रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। फिर कहाँ तक हो गया, ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन। यहाँ पे फिलहाल अभी आपको क्या समझना है, रसिया। सोवियत यूनियन जब भी हम बोले क्या समझना है, रसिया समझना है। देखिए सुनिए मेरे बात को ध्यान से, जिस कंट्री को आज हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं ना, वो क्या था, यूनाइटेड किंगडम था। वो अलग अलग टुकड़ों में बटा, यूनाइटेड किंगडम, जाके उसी में से हमारा एक छोटा सा हिस्सा क्या बन गया, इंग्लैंड बन गया। उसी प्रकार से सोवियत यूनियन जो है ना, अलग अलग छोटे मोटे कंट्री को मिला के बना था सोवियत यूनियन। ये टूटा तो रसिया हमारा अलग हो गया। तो अभी जब हम लोग बात करेंगे जब हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड का, तो आपको समझना है क्या, यूनाइटेड किंगडम। जब भी हम बात करें सोवियत यूनियन का, क्या समझना है आपको, रसिया समझना है, क्योंकि सोवियत यूनियन का ही एक हिस्सा था कौन, रसिया। सोवियत यूनियन ना बहुत बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़ा पार्ट था सोवियत यूनियन, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे
टूटता चला गया, और जब टूटा तो रसिया उसमें से एक हिस्सा निकल गया हमारा। ठीक है, तो जर्मनी ने किस पे अटैक किया? सोवियत यूनियन पे, यानी कि रसिया पे हमला किया। कब? जून 1941 में। ठीक है, अच्छा सुनो मेरे बात को ध्यान से। हिटलर क्या चाह रहा था? हिटलर चाह रहा था कि ईस्टर्न वाले यूरोप को, इस वाले पॉइंट के हिसाब से हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिटलर चाह रहा था कि यूरोप के जो ईस्टर्न वाले साइड है, जो पूर्वी वाला साइड है, उसको अपने अंडर में ले लिया जाए, है ना। और ईस्ट वाले साइड में कौन पड़ता है? यूरोप के रसिया। यदि आप कभी भी वर्ल्ड मैप को खोल के देखेंगे तो यूरोप के ईस्ट वाले साइड में हमारा पड़ता है बहुत बड़ा कंट्री रसिया, और रसिया आज भी दुनिया के सबसे बड़े कंट्री में से एक है ना। तो हिटलर को लगा ना कि यदि हम रसिया पे कब्जा कर लेंगे तो हमारे जर्मन के लोगों को रहने के लिए जगह का कमी कभी होगा ही नहीं, है ना। तो वो अटैक कर दिया रसिया पे 1941 में। अब देखो ध्यान से, यहीं पे हिटलर का सबसे मिस्टेक आपको नजर आएगा, सबसे बड़ा मिस्टेक। इसी के वजह से हिटलर जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारा था। सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से। हिटलर अभी हमला किधर करना चाह रहा है? सोवियत यूनियन पे, यानी कि ईस्ट साइड में रसिया की तरफ। अब हुआ क्या? इसका मिस्टेक देखिए ध्यान से। देयर इज अ मिस्टेक ऑफ हिटलर, ही एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश, यानी कि यूनाइटेड किंगडम एरियल बॉम्बिंग, एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। अब देखिए ध्यान से, सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से। पोलैंड के ऊपर जब जर्मनी ने हमला किया था तो पोलैंड का मदद करने के लिए कौन आया था? इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और फ्रांस, वो भी किधर से? वेस्ट से। और अभी जर्मनी किस पे हमला किया है? सोवियत यूनियन पे, यानी कि रसिया पे। और रसिया है किधर? ईस्ट में, ईस्ट साइड में है, यूरोप के ईस्ट साइड में है ना, ईस्ट साइड में है। अब जरा सोचो मेरे बात को, यहाँ पे अभी जो है ना ईस्ट साइड में रसिया से युद्ध करने में बिजी है कौन? जर्मनी, उसका सारा आर्मी उधर है, ठीक ना। और वेस्ट साइड में पूरा आर्मी खाली है, तो वेस्ट साइड से फायदा कौन उठा लिया? यूनाइटेड किंगडम वाला, यानी कि इंग्लैंड वाला। बोला कि चलो अब तुम्हारा हम छक्का छोड़ाते हैं, तुम उधर रसिया से लड़ो पूर्वी साइड में, ईस्ट साइड में, और वेस्ट साइड से हम तुम्हारे कंट्री में घुसते हैं। इंग्लैंड वाला इसको, जर्मनी को। समझ रहे बात को? नहीं समझे? सुनो मेरे बात को ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूज होगा आप लोग, है ना। सुनो मेरे बात को ध्यान से शुरू से। हम लोग तो ये जान चुके हैं कि जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, है ना। अब पोलैंड का मदद करने के लिए कौन आया था? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड, और कौन? फ्रांस आया था, ठीक है। और उसी समय पे जर्मनी का मदद करने के लिए कौन आया था? ट्रिपार्टिट पैक्ट के तहत इटली और जापान आया था। अब इतना तो हो गया, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। आगे अब जर्मनी वाले लोग, यानी कि हिटलर, किस पे कब्जा करना चाह रहा है? सोवियत यूनियन पे, यानी कि रसिया पे। और रसिया यूरोप के किस साइड में पड़ता है? जल्दी बोलिए। ईस्ट साइड में। तो अभी जो है जर्मनी में, यानी कि हिटलर का जो आर्मी है वो किससे युद्ध करने में बिजी है? रसिया के आर्मी से, वो भी किस साइड में? ईस्ट साइड में। क्या वेस्ट साइड वाला फायदा नहीं उठाएगा? तो वेस्ट में कौन है? इंग्लैंड है ना। तो इंग्लैंड वाला को मौका मिल गया कि ठीक है, अभी हिटलर जो है ना रसिया के साथ युद्ध में उधर बिजी है, तो हम इधर पीछे से घुसेंगे और दोनों तरफ से कब्जा कर लेंगे। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड ना, वो तो हम क्या कहते हैं कि वो अनस्पोकन सपोर्ट था। अनस्पोकन सपोर्ट का मतलब क्या? कि हाँ ठीक है, आप काम कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन हम आपका पूरी तरीके से सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना। हम बार बार कह रहे थे उस समय पे कि जो जर्मनी कर रहा था, जो राइन लैंड को अपने अंदर में ले लिया जर्मनी ने, तो इंग्लैंड क्या कर रहा था? अनस्पोकन सपोर्ट दिया था। मतलब कि ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं अच्छा है, बोल चाल के उसका हौसला बढ़ा दिया, लेकिन कंप्लीटली उसके साथ नहीं था। इसलिए हम कहे थे कि बाद में ये खुद उसके खिलाफ हो जाएगा। कौन? इंग्लैंड, जर्मनी के खिलाफ। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो अब समझते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो अब जो है ना जर्मनी दोनों तरफ से घिर गया, ईस्ट से भी और वेस्ट से भी। ईस्ट से इसको लड़ाई करना पड़ रहा है रसिया से, वेस्ट में उधर से कौन आ रहा है? इंग्लैंड वाला आ रहा है। तो जर्मनी बीचे में पिसा गया। सोचो, बीच में बेचारा असक गया, अटक गया। ईस्ट से भी हमला हो रहा है उसके ऊपर, वेस्ट से भी हमला हो रहा है उसके ऊपर, बीच में ही जर्मनी रह गया। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका परिणाम क्या हुआ।
वेस्ट साइड से ब्रिटिश यानी कि यूनाइटेड किंगडम हमला कर रहा था, इसके ऊपर बॉम्ब बरसा रहा था, लगातार लगातार एकदम बॉम्ब के ऊपर बॉम्ब बरसा रहा था। और ईस्ट साइड में रसिया के साथ ये युद्ध लड़ रहा था। और रसिया भी बहुत पावरफुल कंट्री था उस समय पे, बहुत बड़ा कंट्री है, अभी भी बहुत बड़ा कंट्री है। अभी ना हम लोग रसिया के नाम से जानते हैं, उस समय पे उसको हम लोग सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे। और उस समय तो वो और बड़ा था, है ना। बाद में सोवियत यूनियन टुकड़ा हो गया उसका, बंटवारा हो गया उसका, तो रसिया अलग हो गया, है ना। वो और बड़ा था, सोचो जर्मनी इतना सा और हमला कर रहा है रसिया पे, सोचो एक ही बार में फूकेगा तो उड़ जाएगा हिटलर, है ना। तो अब इस जो हिटलर है ना, दोनों तरफ से दब गया बेचारा, ईस्ट से रसिया की तरफ से और वेस्ट से इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से बस गया। और पीछे से इस वेस्ट वाले साइड से इंग्लैंड वाला यानी कि यूनाइटेड किंगडम वाला बॉम्ब के ऊपर बॉम्ब इंग्लैंड पे, इसी पे जर्मनी पे बरसा रहा है, बरसा रहा है, बरसा रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर हुआ क्या। द रेड द सोवियत रेड आर्मी क्रश्ड जर्मनी एट स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड एक जगह है रसिया का, आप कह सकते हैं रसिया में ही है मेनली। वहाँ पे पूरी तरीके से जर्मनी को हरा दिया गया, किसके द्वारा, यानी कि जर्मनी की आर्मी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया रसिया वाला लोग। क्या नाम है, स्टालिनग्राड मेनली आप कह सकते हैं इसको। देखो इतना ना अंग्रेजी वाला नाम घुमाया फिराया रहता है ना, और हम लोग इंडियन हैं, बोलने में तकलीफ हो जाता है थोड़ा सा। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने में आना चाहिए नाम में क्या रखा है। तो स्टालिनग्राड में जर्मनी की आर्मी को रसिया वाला आर्मी ने पूरी तरीके से कुचल दिया, है ना, उसको हरा दिया वहाँ पे। और यहाँ पे द सोवियत रेड आर्मी क्यों कहा गया है, क्योंकि आपको मालूम है उस समय पे रसिया का जो आर्मी लोग हुआ करते थे ना, लाल लाल कपड़े वो लोग पहना करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी कंट्रोल ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी। अब याद करो, ईस्टर्न यूरोप पे किसका सपना था कब्जा करने का, हिटलर का, लेकिन बेचारा हार गया। अब कब्जा कौन कर लिया, रसिया, रसिया यानी कि सोवियत यूनियन। समझ में आ गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आगे। अच्छा, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए का भी जिक्र हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, लेकिन अभी तक कहीं पे भी अमेरिका का जिक्र हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब होगा, है ना। अब होगा क्यों, सुनिए। The USA did not want to involve in this war because they did not want to face again all the economic problems that the First World War had caused. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ था, अमेरिका का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय पे अमेरिका का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। हाँ, वो अलग बात है कि क्या, वो अलग बात है कि अमेरिका जीत गया था, ठीक है, लेकिन युद्ध में भाई खर्चा तो होता है ना। तो अमेरिका का कमर टूट गया था, वो अमेरिका नहीं चाहता था कि दोबारा हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाएं, है ना। तो अमेरिका पूरी तरीके से सीख ले लिया था, किससे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। उनको लगा था कि जो हमारा बर्बादी हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उस बर्बादी को हम दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झेलना नहीं चाहेंगे। तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दूर ही रहना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, देखो यहाँ पे, बट यूएसए कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर, यहाँ पे वॉज नहीं होगा, वॉर कर लीजिएगा, फॉर लॉन्ग बिकॉज जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। अब समझिए ध्यान से, यहाँ अमेरिका चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हम दूर रहें, हम नहीं जाएं इसमें, लेकिन इसको मजबूरन जाना पड़ा। मालूम है क्यों, क्योंकि जापान जो है ना, जापान ईस्ट साइड में अपना कंट्रोल बार बार लगातार बढ़ा रहा था। आपको लग रहा होगा कि सर अमेरिका तो वेस्ट साइड में है वर्ल्ड मैप में, जापान ईस्ट साइड में है, तो जापान अपने ईस्ट साइड में कुछ भी करे, अमेरिका को क्या मतलब, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ईस्ट साइड में अमेरिका का नवल बेस था, मतलब कि नौसेना होता है ना, उसका कैंप था, है ना। अब जानिए इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी। देखिए, जापान हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना and was planning attacks on US naval base in the Pacific. पैसिफिक ओशन में अमेरिका का नवल बेस था। नवल बेस का मतलब नौसेना का जो होता है ना, कि लैंडिंग कहाँ पे करना है, कहाँ पे अपने बड़े बड़े जहाज़ को रोकना है, वो उनका वहाँ पे बंदरगाह बना हुआ था ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशन में।
और वहीं पे हमारा पड़ता कौन था, जापान। और जापान क्या कर रहा था, बार बार इस साइड में अपना कंट्रोल बढ़ा रहा था और वो प्लान कर रहा था किसके ऊपर हमला करने का, अमेरिका के नेवल बेस पे, यानी कि उसका जो नौसेना का जो पोस्ट था ना, जो आप कह सकते एक बंदरगाह था, उस पर हमला करने का सोच रहा था कौन, जापान। ठीक है, इसीलिए देखिए ध्यान से अब, इसीलिए जापान किधर था, एक्सिस पावर की तरफ था, याद कीजिए, और अमेरिका किधर था, अलाइज पावर में था, है ना, इसीलिए इन दोनों में झगड़ा होता है। आगे देखिए आगे होता क्या है, विद द सपोर्ट ऑफ हिटलर जापान बॉम्ब्ड द यूएस नेवल बेस एट पियर्ल हार्बर। पियर्ल हार्बर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो उनका बेस था, अमेरिका का नेवल बेस, उनका नाम रहा होगा, है ना, उनके ऊपर हमला कर दिया जापान ने, किसके मदद से, हिटलर के मदद से। हिटलर ने मदद किया कि ठीक है, हम तो अमेरिका का बदला लेना ही चाहते हैं, हम नहीं लेंगे, तुम बदला ले लो हमारा। ऐसा कौन कह रहा था, हिटलर कह रहा था, किसको, जापान को। समझ रहे बात को, क्योंकि देखो सुनना मेरे बात को ध्यान से, ये चीज़ समझ गया ना तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा जो निचोड़ है समझ में आ जाएगा। जापान ने मदद लिया हिटलर का, कहा कि देखो हिटलर साहब, हम जो है ना अमेरिका के नेवल बेस को ख़त्म करना चाहते हैं, आप हमारा मदद कीजिए। हिटलर ने कहा ठीक है, मेरा भी पुराना दुश्मनी है अमेरिका से, ठीक है हम आपको मदद करेंगे, आप उसके नेवल बेस को बम लगा के उड़ा दीजिए, है ना। तो बम्बिंग किया उसके ऊपर, तो अमेरिका का जो बेस था उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जापान ने। अब ज़रा सोचो, जब जापान वाला नष्ट किया अमेरिका के बेस को, कैंप को जब उन्होंने नष्ट किया, कैंप नहीं था, मेनली एक बंदरगाह था जहाँ पे कि बड़े बड़े अमेरिका के जहाज़ वहाँ पे रुकते होंगे, ट्रेड होता होगा। क्या अब अमेरिका को गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा। अब गुस्से में उन्होंने क्या किया देखो यहाँ पे, और इसका दुनिया आज तक गवाह है ना। आज तक जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र होता है, इसका जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसके बारे में अभी हम बताएंगे। ठीक है, सुनो अब ध्यान से। नाउ द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे ही अमेरिका के बेस को बर्बाद किया गया जापान के द्वारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद गया कौन, अमेरिका, और वो भी किस पावर के तहत, अलाइज पावर के तहत। ठीक है, अब जैसे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया एंड द वॉर एंडेड, उसके आते ही वॉर खत्म। मतलब कि अमेरिका आया और इतना जल्दी वो इतना एक्शन जल्दी लिया ना कि फटाक से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म। अब एक्शन क्या था सुनो ध्यान से, एंड द वॉर एंडेड इन मई 1945, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ना वो 1945 में मई के महीने में खत्म हो चुका था, विथ हिटलर्स डिफीट, जिसमें हिटलर हार चुका था पूरी तरीके से, एंड यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। अमेरिका ने कहा कि रुको जरा, हम सब तुमको सबक सिखाते हैं, तुम हमारे नेवल बेस को बर्बाद किए हो ना बम से, हम तुम्हारे ऊपर ही गिरा देंगे एटम बम। वो भी देखो जापान वाला ना हल्का फल्का छोटा मोटा बम से उसका कैंप को बर्बाद किया था अमेरिका वाला को आ गया गुस्सा, है ना। ये क्या किया, उड़ाया एकदम डायरेक्ट एटम बम, यानी कि परमाणु बम, और डायरेक्टली गिरा दिया जापान के हिरोशिमा में। समझ में आ गया, तो हिरोशिमा में गिराया, और जब वो एटम बम गिरा ना तो लगभग बहुत सालों तक जापान में इसका असर देखने को मिला। नागासाकी और हिरोशिमा दोनों पे गिराया था, लेकिन पहले यहाँ पे हिरोशिमा है, उसके 3 दिन के बाद गिराया था नागासाकी पे। समझ में आ गया बात, तो दोनों यहाँ पे है, नागासाकी और हिरोशिमा दोनों के ऊपर गिराया था। समझ रहे बात को, तो देखो छोटा सा गलती जापान का कितना बड़ा उसको नुकसान कर दिया, है ना। और जापान में ना उस समय के बाद बहुत लंबे समय तक जो बच्चे पैदा हुए वो हैंडीकैप्ड पैदा होते थे, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का आँख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का नाक नहीं है, इस प्रकार से। परमाणु बम जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है, वो विस्फोट कम करता है, लेकिन उसका जो गैस होता है ना बहुत जहरीला होता है। एक बार यदि आप उसको स्मेल कर लेंगे ना, आपका मतलब लंग्स जैम हो जाएगा, एकदम पूरा तड़पते हुए मर जाएंगे, इस प्रकार का। तो 2 एटम बम गिराना जापान के ऊपर बहुत बड़ा तबाही था, है ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड। तो जो आपको पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था वो तो एक निचोड़ था, केवल ऊपर ऊपर हमने आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्यों बम गिराया गया। अमेरिका को बम गिराने का शौक नहीं था, है ना, लेकिन इनके नेवल बेस को बर्बाद कर दिया गया जापान के द्वारा, इसलिए गुस्से में गिराया था इन्होंने एटम बम। समझ में आ गया बात यहाँ तक। तो ये था रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक, जिसमें कि आपने ये भी समझ लिया कि किस प्रकार से जर्मनी के इकोनॉमी को थोड़ा बहुत सुधारा भी गया था, है ना। उसके साथ ही साथ आपने
सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनली हुआ था जर्मनी के, हिटलर जो थे जर्मनी का, उनके लालच की वजह से। ना वो पोलैंड पे हमला करता, पोलैंड से ही ये जो है ना शुरुआत होता है ना। ना वो पोलैंड पे हमला करता, ना पोलैंड का साथ यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस देता, ना ट्रिपिटाइट पैक्ट बनता। सब का कारण एक ही था, हिटलर। बड़ा खतरनाक आदमी था, है ना, एकदम पूरा का पूरा जो है ना। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बताएंगे अभी। तो हिटलर के कारण से ही पूरी तरीके से इतना तबाही मचा जापान का भी, है ना। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो हिटलर तो बेचारा जिंदा था, है ना। उसको लगा अब तो हम हार ही गए हैं, तो हमारे ऊपर वही अत्याचार किया जाएगा जो हम लोगों के ऊपर करते थे। तो वो क्या किया, बर्लिन के बंकर में, है ना, एक छोटा सा अंडरग्राउंड उसका रहने वाला, कुछ कह सकते हैं बंकर था अंडरग्राउंड वाला, जहाँ पे वो छुपता होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने फैमिली के साथ साथ उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, है ना, उनके साथ जो काम करते थे, उनके साथ सभी ने सुसाइड कर लिया। यदि हिटलर पकड़ा जाता है ना तो गंदा वाला मार मारता उसको, बहुत तरपा के मारता उसको, लेकिन वो सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो ये था पूरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का निचोड़, जो कि आपने समझ लिया, और यहीं पे हिटलर का भी कहानी खत्म होता है। समझ में आ गया बात। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द नाजी वर्ल्ड व्यू। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कीजिए, है ना। और मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।